नमस्कार दोस्तों। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपके जो भी साथी फिजिकल एजुकेशन, बिहार एस्टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, पीजीटी डीएसएसबी, केबीएस, ईएमआरएस और आर्मी स्कूल आदि एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास वीडियो को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रारूप सिद्धांत किसने दिया? तो डब्ल्यू सेल्डन ने। 16 व्यक्तित्व कारक का सिद्धांत किसने दिया? तो जी आलपोर्ट ने। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों से ही उठाए गए हैं, तो प्लीज देखना ना भूलें, एंड तक हमारे साथ बने रहें। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा मैकलीलैंड। बिग फाइव फैक्टर्स का सिद्धांत किसने दिया? तो गोल्डबर्ग ने। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास का 0 से 3 साल के उम्र का समय माना जाता है तो क्या कहलाता है? शिशु अवस्था। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो नेचर नर्चर द्वारा। आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है? तो आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण जीन्स करते हैं। नेक्स्ट, आनुवांशिकता के जनक कौन कहलाते हैं? तो याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न, क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? तो डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीन्स का संवहन कब होता है? तो जीन्स का ट्रांसमिशन गर्भाधान के समय होता है। गर्भाधान के समय। और याद रखेंगे एक प्रश्न और, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो याद रखें ओवम। ओवम अर्थात अंडाणु किसमें होता है? महिलाओं में। और सबसे छोटी कोशिका याद रखें स्पर्म। स्पर्म किसमें? पुरुषों में। नेक्स्ट, पुरुष एवं स्त्री कोशिकाओं का संयुक्त परमाणिक नाम क्या है? तो स्त्री एवं पुरुषों का किस जो संयुक्त कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट्स अर्थात गैमेट्स। गैमेट्स या जाइगोट एक ही बात है। नेक्स्ट, पुरुष की जनन कोशिका मैंने अभी बताया था शुक्राणु अर्थात स्पर्म, जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो महिलाओं की जनन कोशिका ओवम। जीन्स कैसे कार्य करते हैं? तो जीन्स जोड़ों में कार्य करते हैं, अर्थात कह सकते हैं 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े, जिसमें से 21 जोड़े ऑटोसोम, 21 पेयर ऑटोसोम, और एक जोड़ा कैसा होता है? सेक्सुअल क्रोमोसोम्स, जो निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की। अगर यहाँ पर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वह लड़के को दर्शा रहा है, और एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो महिला को दर्शा रहा है। जब पुरुषों से एक्स क्रोमोसोम आता है और महिलाओं से भी एक्स क्रोमोसोम आता है तो निर्माण होता है एक्स एक्स अर्थात लड़की का, और पुरुषों से वाई और महिलाओं से एक्स आता है तो बनता है एक्स वाई और निर्माण होता है लड़के का। तो यहाँ ध्यान रखना कि लैंगिक गुणसूत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? तो याद रखना पिता। पिता। और एक पुरानी प्रथा चली आ रही है, यदि लगातार बेटियों का जन्म हो रहा है तो माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि वास्तविक जिम्मेदार पिता है। तो ये प्रकृति का खेल है, और बेटी बेटे में भेद करना ये गलत बात है। जो भी बेटी हो या बेटा, प्रकृति का उपहार मानकर उसे स्वीकार करो। चलते हैं आगे। स्त्री की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो ओबम। ओबम अर्थात अंडाणु। पुरुष शुक्राणुओं में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो एक्स वाई। महिला में लिंग संबंधित गुणसूत्र होते हैं तो एक्स एक्स।
और मैंने अभी बताया था 21 जोड़े ऑटोसोम, 21 जोड़े ऑटोसोम अर्थात जो भी जैसे उंगली, बाल, पूरी बॉडी के जो भी अन्य अंग बने हुए हैं सभी 21 जोड़ी पर निर्भर करते हैं। सिर्फ एक जोड़ी गुणसूत्र के कारण ही जो लैंगिक भिन्नताएं हो जाती हैं पुरुष महिला में, वह सभी एक पेयर के कारण ही होती हैं। जैसे पुरुषों की आवाज़ भारी होना, महिलाओं की पतली होना और महिलाओं की ब्रेस्ट आदि का उभरा होना, ये सब एक जोड़ी पेयर पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट, जीवन सूत्र किसे कहा जाता है? तो जीवन सूत्र क्रोमोसोम अर्थात जो हमने बताए थे अभी 22 जोड़े, जिन्हें क्या बोला? गुणसूत्र। क्रोमोसोम गुणसूत्र एक ही बात है। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली बाह्य उत्तेजक शक्तियों अथवा परिस्थितियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बाहर से प्रभावित कौन करता है? पर्यावरण, माता पिता सभी पूर्वजों के गर्भाधान के समय शुक्राणुओं एवं कणों के माध्यम से बालक को प्राप्त शारीरिक मानसिक गुणों को क्या कहा जाता है? तो वंशानुक्रम। तो जो भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट, किस सक्रिय प्रक्रिया के कारण बालक की शारीरिक क्षमता, संरचना तथा मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है? तो परिपक्वता। नेक्स्ट, छोटा बच्चा किस तत्व की कमी से साइकिल नहीं चला पाता? तो परिपक्वता का अभाव माना जाता है, परिपक्वता का अभाव। जन्म के पश्चात जिस प्रक्रिया के माध्यम से आनुवांशिकता सक्रिय रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीन्स। एक्स प्लस वाई गुणसूत्र का परिणाम तो बताया था लड़का, एक्स बाई एक्स एक्स। तो यहाँ से एक्स और महिला से भी एक्स, तो कौन? लड़की, अर्थात एक्स एक्स, और महिला से एक्स और पुरुष से बाई, तब होगा एक्स बाई लड़का। नेक्स्ट, मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन कौन करता है? तो मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन जीन्स करते हैं। गर्भाधान के समय पुरुष एवं स्त्रियों की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं? तो जिन्हें हम कहते हैं जाइगोट। प्रकृति शक्ति किस प्रकार से संबंधित है? तो प्रकृति शक्ति वंशानुक्रम से संबंधित है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, आत्मा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं सदी में कहा गया था, 19वीं सदी के मध्य में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा अर्थात मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा। इसके पश्चात क्या कहने लगे? चेतना। और वर्तमान में क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई? तो दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो मानव एवं पशु व्यवहार का, मनोविज्ञान में मानव एवं पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो व्यवहार। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है? तो विज्ञान का प्रारंभ निरीक्षण, बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। मनोविज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? तो 20। अरस्तु मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे? तो अरस्तु मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानते थे।
मनोविज्ञान की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक तो विलियम जेम्स। ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना? तो ग्रीक के जो भी दार्शनिक थे वह मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे। आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी और कब की थी? 1875 में। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डब्ल्यू अर्थात विलियम वुंट 1875 में। कहाँ पर? तो लिप्जिंग जर्मनी में। नेक्स्ट, बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? प्रश्न रिपीट हुआ, विकासात्मक मनोविज्ञान में। जनपदों अथवा परीक्षा केंद्रों के विभिन्न संकेत प्रदान करने में किस मापनी का प्रयोग किया जाता है? तो वर्गीकरण मापनी। किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान एक व्यावहारिक मनोविज्ञान है? क्लार्क एंड क्लार्क। तो ये सभी परिभाषाएं जैसी पूछी जाती हैं आदर्श वाक्य। किसने कहा था खेल मनोविज्ञान एक व्यावहारिक मनोविज्ञान है? तो क्लार्क एंड क्लार्क। किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? तो के एम बर्न्स। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। यह कथन किसका है? तो जॉन लूथर। खिलाड़ियों की प्रमुख मनोवैज्ञानिक क्रिया है? तो याद रखना, खिलाड़ियों की प्रमुख मनोवैज्ञानिक क्रिया खेल भावना। किसने कहा था खेलों में जीतना आवश्यक नहीं, भाग लेना आवश्यक है? तो याद रखना, पियरे डे कुबर्टेन। खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है। किसने कहा? के एम बर्न्स। खेल मनोविज्ञान को अंग्रेजी की स्पेलिंग क्या है? तो खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो पार्सोना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्राय किस रूप में परिभाषित किया गया? तो मनोशारीरिक। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? तो स्पेंसर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा। व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक करता है? सामाजिक कारक। व्यक्तित्व का बाहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो कार्ल यंग। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो जीन्स, वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा, रीति रिवाज आदि व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करते हैं? तो सांस्कृतिक। ये सब क्या दर्शाते हैं? संस्कृति को दर्शाते हैं। हम शक्ति, सामाजिकता, हठबाध्यता इत्यादि क्या है? तो ये सब शील गुण कहलाते हैं। व्यक्तित्व में क्या नहीं आता? तो सकल सूरत या सूरत सकल। किसने कहा व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनियम का जोड़ है? तो वैलेंटाइन ने। व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? गत्यात्मकता। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा किसकी है? तो बेंटिंग की। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? तो शिक्षा से।
किस विद्वान को बॉडी टाइप अर्थात शरीर के प्रकार का अग्रणी माना जाता है? तो क्रेस्टमर। नेक्स्ट, क्रेस्टमर ने क्रेस्टमर के बॉडी टाइप कौन से माने जाते हैं? तो क्रेस्टमर के बॉडी टाइप पिकनिक एंड डायप्लास्टिक नंबर 1, नंबर 2 एथलेटिक और नंबर 3 एस्थेनिक। तो याद रखना, पिकनिक, डायप्लास्टिक, एथलेटिक और एस्थेनिक। सेल्डन बॉडी टाइप के हैं, तो सेल्डन, एडनोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो इन्होंने भी 3 दिए। प्ले थ्योरी कितने प्रकार की है? तो प्ले थ्योरी 10 प्रकार की होती है। थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी अर्थात अतिरिक्त ऊर्जा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी हर्बर्ट, स्पेंसर एंड शिलर। भविष्यदर्शी धारणा अर्थात एंटीसेप्टरी थ्योरी किसके द्वारा दी गई? कार्ल ग्रोस। किसके द्वारा? कार्ल ग्रोस। मनोरंजनात्मक धारणा अर्थात रिक्रिएशनल थ्योरी किसके प्रवर्तक कौन है? यहाँ जीटी है, जीटी डब्ल्यू पैट्रिक्स एवं लॉर्ड किम्स। मनोविश्लेषण धारणा साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड। ब्रेचन सिद्धांत अर्थात ब्रेचन धारणा जिसे कैथार्टिक थ्योरी कहते हैं के प्रवर्तक अरस्तु। कैथार्टिक थ्योरी अरस्तु। खेल ही जीवन है, प्ले इज लाइफ थ्योरी जॉन डीवी। नेक्स्ट, फिलॉसफी ऑफ माइंड को क्या कहते हैं? तो फिलॉसफी ऑफ माइंड अध्यात्म शास्त्र अर्थात मेटाफिजिक्स। थ्योरी ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं? ज्ञान शास्त्र एपिस्टेमोलॉजी। थ्योरी ऑफ वैल्यू किसे कहते हैं? एस्थेटिक। नेक्स्ट, फिलॉसफी कितने प्रकार की होती है? तो फिलॉसफी 5 प्रकार की बताई गई है। फिलॉसफी का उदय किस देश में हुआ? तो फिलॉसफी का उदय ग्रीस में हुआ था। आइडियलिज्म के फिलोसफर कौन थे? आइडियलिज्म अर्थात आदर्शवाद के जनक तो अरस्तु और प्लेटो। तो यहाँ से ध्यान रखना, आइडियलिज्म के प्लेटो माने गए हैं ज़्यादातर एग्जाम में। तो आदर्श लोग प्लेट में खाते हैं, मैंने ये ट्रिक निकाली है, आदर्श लोग प्लेट में खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और एक और है प्रकृति नेचुरलिज्म। तो प्रकृति के जनक कौन है? प्रकृति के जनक, प्रकृतिवाद के जनक तो प्रकृति रूसो। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, प्रकृति रूस से ले आएंगे, है ना। नेक्स्ट, आदर्श लोग प्लेट में खाते हैं, प्रकृति रूस से ले आएंगे। किस फिलोसफी के लक्ष्य पर सत्यम शिवम सुंदरम के सबसे का आदर्श वाक्य डायरेक्ट याद रखो। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो याद रखेंगे आदर्शवाद का। बॉडी ब्यूटीफुल को सबसे ज़्यादा महत्व किस दर्शन शास्त्र में दिया गया? तो आइडियलिज्म अर्थात आदर्शवाद में बॉडी ब्यूटीफुल, इसे लड़की ब्यूटीफुल मत समझना। नेक्स्ट, किस दार्शनिक ने माइंड और बॉडी को एक साथ बताया? तो माइंड और बॉडी एक साथ अरस्तु ने बताई। साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड किसने दिया? तो साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड अरस्तु की देन मानते हैं। न्यू नेचुरलिज्म फिलोसफी को कौन सी फिलोसफी कहा जाता है? तो नेचुरलिज्म अर्थात प्रकृतिवाद, जो अभी बताया था, प्रकृति रूसो।
नेक्स्ट डीवी, आदर्शवाद के मुख्य दर्शन शास्त्री कौन हैं? तो आइडियलिज्म के प्लेटो, अर्थात प्लेटो और अरस्तु। लेकिन ज़्यादातर कौन देखने को मिलेंगे? प्लेटो, ज़्यादातर प्लेटो देखने को मिलेंगे, तो प्लेटो याद रखेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, आदर्शवाद की शुरुआत किन दर्शन शास्त्रियों ने की? तो अरस्तु, सेंट थॉमस, एक्विनास, डेस्क्रेट ने। तो यथार्थवाद ज़्यादातर अरस्तु को सही मानता है, और वैसे तो ये सभी हैं, अरस्तु, सेंट थॉमस, एक्विनास और डेस्क्रेट। दर्शन शास्त्र के कितने पहलू हैं? 6। कितने? 6। दर्शन शास्त्र के पहलुओं को बताइए। तो मेटाफिजिक्स, दूसरा एपिस्टमोलॉजी अर्थात ज्ञान शास्त्र, एक्सियोलॉजी शक्तिशास्त्र, एथिक्स नीतिशास्त्र, लॉजिक तर्कशास्त्र और एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र। अरस्तु नामक दर्शन शास्त्री का जन्म यूनान में कहाँ हुआ था? तो सेंट कीरा में। अरस्तु द्वारा शुरू किए गए स्कूल जिसको लेजियस, उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो लेजियस का दूसरा नाम है पेरीपेटेटिक, पेरीपेटेटिक। अरस्तु किसके अनुयायी थे? तो याद रखेंगे, प्लेटो। तो प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले।